हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में देखने जा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है बाल विकास का? तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये ऐसे हम समझ सकते हैं इसको कि यदि हम नाम से जाएं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। क्या है, आइए देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि, ये क्या है, डेवलपमेंट, और ये क्या है, ग्रोथ, है ना। हमने समझा है कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुसार होता है। व्यक्तित्वता के अनुसार मतलब उनकी इंडिविजुअली, है ना, सब में अलग अलग है, तो उसी के अनुसार होता है। वृद्धि एवं विकास के बारे में बताया गया, वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उन्हें उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। विकास की इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी तो कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, जब हमने अपना सेशन किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ग्रोथ क्या होता है। तो ये जो है मात्रात्मक, ये क्या है, मात्रात्मक विशिष्टता पर ध्यान देते हैं, यानी कि ये क्या है, वृद्धि क्या होती है, तो मात्रात्मक होती है। और यदि हम बात करें कि ये जो विकास है वो क्या है, तो विकास जो है गुणात्मक भी होता है, साथ ही साथ मात्रात्मक भी होता है। ये केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताता है और ये किसको किसको बताता है, ये क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों ही एस्पेक्ट को बताता है। क्या, तो डेवलपमेंट, ये क्या है, तो ग्रोथ, वृद्धि और विकास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये होता है मात्रा, यानी कि क्वांटिटी में हम देख रहे हैं। ठीक, और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम विकास की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के भी बताया था कि यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की यदि हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, यानी कि वो मात्रात्मक दृष्टि से तो बढ़ रहा है, यानी कि उसके आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। लेकिन हम तब बोलेंगे विकास की ओर भारत उन्मुख है जब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे गरीबी नहीं है। यदि गरीबी नहीं है, यदि हर कोई व्यक्ति को रोजगार मिला है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, यानी कि गुणात्मक दृष्टिकोण भी जब अच्छा हो जाता है, तब जाकर के विकास हम बोलते हैं। तो और यदि हम मानवों के बारे में बात करें, यहाँ पे हम बालकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बालकों के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ, तो बालकों के लिए ये बताया गया। अब ये बताइए कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो उनका आकार की यदि हम बात करें, यानी कि वृद्धि और विकास भी दोनों का अलग अलग है। जब सब अलग है, भगवान जी ने सबको अलग अलग बनाया है, तो सब अलग अलग होते हैं। और ये जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत है वो यही बोलता है, क्या बोलता है कि सभी बालक की वृद्धि और विकास की दृष्टि से वो किसी के समरूप नहीं होते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं जब वो समरूप नहीं है तो कोई बच्चा बड़ा होशियार है, कोई बच्चा थोड़ा मीडियम है, ठीक है, यानी कि बीच वाला होता है, और कोई बच्चा क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उसको समझ में चीजें नहीं आती हैं। इस तरीके की बात बताई जाती है। तो ये सिद्धांत मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई होगी। अब स्किनर ने इस विषय में क्या कहा है, तो स्किनर का कहना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं।
पूछा जा सकता है विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट है किसका? तो स्किनर का। ये किस संदर्भ में स्किनर ने कहा है? तो जब विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत को बताते हुए, और बाल विकास का कौन सा सिद्धांत? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नताओं के सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने क्या कहा कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद निरंतर विकास का सिद्धांत। ये निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। अब ये कंटिन्यूअस ग्रोथ क्या होता है? अब ये देखिए, विकास जो होता है, विकास जो हो रहा है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकसित हो रहा है, देश हमारा विकसित हो रहा है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो विकास होता है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। कब से कब तक होती है? तो हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि माँ के गर्भ से माँ के गर्भ से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत ये प्रक्रिया क्या होती है? तो चलती रहती है। ये हमने देखा था। और एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सब के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न हो पाता है। विकास मैंने आपको क्या बताया था, या फिर आपको पता भी है विकास कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? तो विकास जब हम अपनी माँ के गर्भ में हैं, यानी कि बालक जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो वहां से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। कब तक? तो मृत्यु पर्यंत तक। जब तक हमारे श्वास है, जब तक हमारा ये शरीर हमारे साथ में है, तो ये प्रक्रिया हमारी चलती ही रहती है। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है। देखिए ये कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, निरंतर विकास का सिद्धांत। क्लियर है? और स्किनर ने इस संदर्भ में क्या कहा है? तो विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। क्या बताया गया है? कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं हो जाएगा, है ना? वो परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आकस्मिक नहीं होता। ये तो बल्कि चल रहा था, वो दिखाई अभी जा करके अच्छा ये ऐसा दिखा है। जैसे कि हम बात करें कि पावर्टी, गरीबी हटाने का, ये मैं आपको इकोनॉमी से रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ जिससे आप ना चीजों को यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, गरीबी है, बेरोजगारी, ये सभी चीजें इंसान को दिखाई दे रही, महसूस किया जा सक रहा है। ठीक है, तो हम गरीबी की बात करें तो गरीबी हटाने की आप बात करोगे तो एक पल में बस चुटकी बजाए तो गरीबी हट जाती है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता, अचानक नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? धीरे 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 जा करके कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे कुछ करना है, तब जा करके कहीं पे आप बोल सकोगे कि हाँ अब जो है हमारे यहाँ गरीबी नहीं है। और यदि आप बोलो कि चुटकी बजाओ और तुरंत ये काम हमें दिखाई दे दे, तो ये विकास की प्रक्रिया इस तरीके की नहीं होती। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि स्किनर ने इसीलिए इस संदर्भ में बताया कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद विकास क्रम का सिद्धांत। ये विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये डेवलपमेंट सीक्वेंस के अंतर्गत क्या आता है? तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मनुष्य जाति के, मनुष्य कौन सी जाति? ये ध्यान देना, हम कौन है? हम सभी मनुष्य जाति के लोग हैं। कौन है हम लोग? हमारी जाति क्या है? हम सब मनुष्य हैं, ये हमारी जाति। ये नहीं हम बोल रहे हैं हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नहीं, हम सब क्या है? हम मनुष्य जाति हैं। ठीक, तो मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। एक निश्चित प्रतिमान होता है। ठीक, अच्छा, ये क्रम है, इस सीक्वेंस से बढ़ रहा है। हमको पढ़ाया भी जाता है, तो कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए, पहले हमको पढ़ाया जाएगा ABCD EF
ये सब पढ़ाया गया, जेड तक पढ़ाया गया, पूरे अल्फाबेट्स पढ़ा दिए। फिर उसके बाद हमें स्वर पढ़ाया गया, फिर व्यंजन पढ़ाया गया, हमें फिर मात्राओं का ज्ञान करवाया गया, फिर शब्द पढ़ाए गए, वाक्य पढ़ाया गया। क्रमानुसार चल रहा है कि नहीं। और एक प्रतिमान भी निश्चित है कि अच्छा ये प्रतिमान है कि ये चीज आपको यहाँ तक जानना है, ये चीज, ये टारगेट है, इसको अचीव कर लो, है ना। तो यदि हम देखें तो मनुष्य जाति के बारे में क्या बताया गया, तो जो मनुष्य जाति के जो बालक है, बालक मतलब ये नहीं सोचना है आपको कि ये केवल मेल के लिए बोला गया, नहीं, ये बालक मतलब दोनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बालक बालिका दोनों के लिए है ना। तो बालक की वृद्धि कहाँ से होती है, तो सिर की ओर प्रारंभ होती है, ठीक। और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी निश्चित प्रतिमान और क्रम होता है। और एक क्रम ही तो कौन सा, क्या सिद्धांत देख रहे हैं, तो विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी कि विकास भी हो रहा है तो क्रमानुसार होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ये क्या बोलता है हमारा, तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, ये क्या है, तो विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य से विशेष मतलब समझते हैं, यदि हम बात करें तो हमने जो है इंग्लिश पेडागॉजी में भी पढ़ा है, हिंदी पेडागॉजी में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि कभी भी बच्चों को क्या सिखाया जाता है, पहले सरल शब्द उन्हें सिखाया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें कठिन शब्द सिखाए जाते हैं। क्यों, ये एक क्रमानुसार कार्य किया जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि विकास क्या होता है, तो सामान्य से विशेष होता है, जनरल से स्पेसिफिक, ये जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक। फिर क्या है, विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। विशिष्ट क्रियाएं दिखने से पहले तो सामान्य रूप ही दिखाई देंगे, फिर उसके बाद में अच्छा दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी आज आ जा रहा है, अरे हर कोई तो पढ़ता है, कौन सी बड़ी बात है ये, इस तरीके के बोल करके चले गए, कुछ भी कोई भी बोल। लेकिन जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ, या फिर बोल रहे हैं कि कितने बार दोगे पेपर, अभी क्या कर रहे हो, यानी कि जो सामान्य हरकतें आप भी वही कर रहे हो, यानी कि जो हर कोई तो पढ़ता है, इतने सारे लोग पढ़ते हैं, ये ऐसा होता है वैसा, अभी तो सामान्य है। लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, आपके उदाहरण दिए जाएंगे, देखो वो कैसे पढ़ करके, देखो कैसे उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, है ना, तो आप विशिष्ट बन गए। तो पहले हर किसी में हर कोई सामान्य ही रहता है, लेकिन फिर बाद में वो विशिष्टता दिखाई देती है। तो बस यही है, मैंने आपको एक एग्जांपल से रिलेट कर दिया, अदरवाइज तो आप भी सभी आप जानते हैं कि जो विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य रूप के दर्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि चावल पकने से पहले वो क्या रहता है, पहले आप जब कुकर में डालेंगे तो वो तो चावल के दाने है ना, फिर बाद में वो बन जाता है। तो बस वैसे ही समझ लो, किसी भी तरीके से इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हो। फिर जैसे अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। कि आप क्या बताया गया है, पहले वो सामान्य क्रियाएं करता रहेगा, फिर उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करेगा। पहले तो हाथ पैर मारेगा, पकड़ने की कोशिश किया लेकिन पकड़ नहीं पाया, फिर उसके बाद में वो क्या होगा, फिर बाद में वो किसी चीज को पकड़ पाएगा, थाम पाएगा, ठीक। और इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्येक भाग लेते हैं, यानी कि उसके सभी अंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके प्रत्येक अंग, सभी मतलब प्रत्येक अंग क्या करते हैं, तो भाग लेते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से अब रो रहा है, चिल्ला रहा है ना। परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। अभी बच्चा रो रहा है, आप रोते हुए बच्चे को देखिए, एकदम हाथ पैर झटक के रो रहा है, एकदम जोर जोर से रोए पड़ा है ना। अब उसके बाद में, अब जब हम बड़े हो गए तो केवल क्या हो रहा है, तो केवल और केवल आंख से आंसू आ रहे हैं, ठीक। फिर मैंने कि थोड़ा सा फिर एक क्रम होता है, या फिर हम बात करें एक उम्र होती है कि आंखों के साथ साथ आवाज कर करके रोते हैं हम, है ना। यदि पापा ने कुछ कह दिया तो हम मम्मी मम्मी चिल्ला के रोएंगे, मम्मी ने कुछ कह दिया तो हम पापा पापा करके चिल्लाएंगे, लेकिन हम आवाज करके रोते हैं, करके रो रहे हैं।
लेकिन एक समय फिर ऐसा आता है कि केवल और केवल आंख का ही काम चल रहा होता है, आंख से आंसू टपक रही हैं, हो गया बस। तो ये जो है सामान्य क्रियाएं पहले हुई हैं, यानी कि हमारा पूरा प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है काम करता है। फिर उसके बाद में केवल और केवल कौन सी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, तो वाक तंत्र काम कर रहा होता है और आंखें काम कर रही होती हैं। फिर भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द सीखता है। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि हमने इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी में क्या देखा, ये जितने भी सेशन आपको करवाए जा रहे हैं, जहां जहां पे इंटर रिलेटेड टॉपिक है, जो चीजें इसके बाद में ये पढ़ना आपको आवश्यक है, इसके पढ़ने के बाद हमें ये पढ़ना आवश्यक है, मैं आप लोगों को इस तरीके से करवा रही हूँ जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए, ठीक है। अदरवाइज हम एक ही सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट को नहीं। आप लोगों पूरी जो कनेक्टिविटी है इन सब्जेक्ट्स में, उसके साथ में हम ये टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है, इसके बाद ही वह केवल अपने पिता को पापा कहकर संबोधित करना सीखता है। ये तो केवल एक मतलब कि लिखा गया है कि ठीक है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन पहले हमें जो है इतना भान नहीं हो पाता है क्या है कैसा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोगों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, विभिन्न गति के साथ में हो रहा है, डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ है। इसका क्या मतलब हम समझेंगे, तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हुआ, कभी क्या होगा, कभी धीरे हो रहा है, कभी फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर और ज्यादा बढ़ा, फिर उसके बाद फिर ये एकदम नीचे आ गया। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास कैसा है, तो विकास हमेशा एक ही गति से नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। यह गति है ना, वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है। शैशवावस्था में जो विकास हो रहा है बड़ी तीव्रता, जैसे बोलते हैं ना कि पहले बच्चा जब उसकी हाइट बढ़ रही होती है, तो यदि शुरू के कुछ सालों में उसकी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ना ना रुक सी जाती है, ठीक है। अब जब रुक सी जाती है तो बच्चा कुछ सालों तक उसी हाइट का रहा आता है, अब फिर उसके बाद में अचानक से उसकी हाइट जो है बढ़ती है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है ना। क्या ध्यान देना है कि यदि हम देखें जो विकास है, तो विकास बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन जो विकास की गति होती है वह हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या बताया गया, पहले हमने शैशवावस्था देखा तो तीव्र गति से विकास हो रहा था, कुछ वर्षों बाद वो गति क्या हो गई, तो मंद पड़ गए, लेकिन पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। यदि हम बात करें, लेकिन ये गति जो ये तेजी से वृद्धि हो रही है तो वो बहुत देर तक नहीं बनी रहती, बहुत समय तक नहीं रहती है। और इस प्रकार हम देखें तो वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती है, यह एक जैसी नहीं रह पाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो टॉपिक है ना उसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना आपके पूछा गया है कि निम्न में से विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग यदि समझे रहोगे ना तो ये चीज याद हो सकता है कि अच्छा क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब याद कैसे करोगे मैं बताऊं, जैसे कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन रिलेट कैसे, अच्छा निरंतर तो चलती है, लेकिन यह ना एक जैसी नहीं होती है, कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इस तरीके से याद करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को। इस संदर्भ में जो विकास का जो दर है या फिर विकास की जो प्रक्रिया है उसमें उतार चढ़ाव सा आ रहा है, तो इस संदर्भ में डगलस और हॉलैंड
का क्या कहना है? तो उनका कहना है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न व्यक्ति हैं, दूसरे को इतने सारे लोग हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट का रेट है वो भी क्या रहेगा? वो भी जो है विभिन्न रहने वाला है। तो आप लोगों को समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट का रेट, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, डेवलपमेंट का नहीं, वृद्धि क्या है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ जो हो रहा है, ये ग्रोथ मतलब आप वृद्धि यहाँ पे नहीं समझना, ये विकास के संदर्भ में जैसे हम बोलते हैं ना गति के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई है, तो विकास की गति के विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, फिर विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। फिर क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब ये इंटर रिलेशन की बात मतलब कि क्या है, इसका क्या मतलब है? तो विकास के सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मतलब क्या होता है? इमोशनल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इमोशनल। इसका क्या मतलब होता है? तो सोशल। इसका क्या मतलब होता है? मेंटल, है ना। मानसिक मतलब कि मेंटल लेवल, जो हमारा शारीरिक मतलब कि फिजिकल लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, जो मानसिक वाला होता है साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो विकास के सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जैसे कि हमने देखा कि उम्र के अनुसार बुद्धि का विकास होता रहता है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में हमारा। और ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। अपने जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विषय में, यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखें तो उन्होंने बताया कि बुद्धि का विकास जो है प्रत्येक उम्र में अलग अलग होता है। ठीक, तो बस यहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज को समझना है कि जो ये विकास है, विकास के जो सभी आयाम हैं, तो उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाहे वो फिजिकल की बात करो, चाहे आप साइकोलॉजिकल, मेंटल की, सोशल की या इमोशनल की हम बात करते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि यहाँ पे इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। एक हुआ तो एक को प्रभावित ये विकास कर सकते हैं। शरीर बढ़ गया, मन नहीं, मानसिक विकास नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ये तो कंसर्न है ना कि अरे ये तो बड़ी चिंता का विषय बन जाता है कि शरीर बढ़ गया। बोलते ना कि पढ़े लिखे तुम तो मूर्ख निकले। पढ़े लिखे मूर्ख मतलब कि इतना पढ़ लिख गए हो, इतना बुद्धि का विकास हो गया तुम्हारा, अच्छा खासा पढ़ लिखे, तो भी तुम मतलब कि अभी समझ नहीं विकसित हुई है। फिर उसके बाद बोला जाता है शरीर बस बढ़ गया तुम्हारा, अभी बुद्धि तुम्हारी बस वैसी की वैसी बचकानी हरकत करने से तुम बाज नहीं आते। तो इस तरीके का जो प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का, इन वाक्यों का जो प्रयोग किया जाता है, वो हमें ये बताने के लिए किया जाता है कि जो विकास के जितने भी आयाम हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, पहले हमें कोई संवेदना नहीं होती है, हम किसी के प्रति केवल हम अपना स्वार्थ देख रहे होते हैं, कहाँ पे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि कौन हमको चॉकलेट दे रहा है। ठीक, बस उसमें जो हमको चॉकलेट दे दिया बस हम बड़े खुश हो गए, जो हमको मोबाइल देखने के लिए दे दिया हम बड़े खुश हो गए। मोबाइल मतलब बच्चों का आज का तो अधिकतर समय मोबाइल में ही बीतता है। उस संदर्भ में मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाली विकास अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वृद्धि की बात हो जाती है तो आपको पता चल रहा है ना, आकार की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये मात्रात्मक होती है वृद्धि। तो बस वहीं पे आप लोगों को समझना है। तो औसत से अधिक यदि किसी की वृद्धि हो गई है तो वहां पे सामाजिक और शारीरिक रूप से भी, सामाजिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए वे पाए जाते हैं। फिर दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। शरीर बढ़ गया, बुद्धि का विकास नहीं होता, चिंता का विषय है। ठीक,
तो जरूर, या फिर बुद्धि बहुत है, शरीर नहीं बढ़ा है, तो ये भी चिंता का विषय बन जाता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वही बताया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में यदि न्यूनता पाई जाती है तो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर देती है, उसकी प्रगति में वे बाधक रूप में वे प्रकट होते हैं। फिर क्या, यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने पीछे रह जाते हैं। जिनका शरीर नहीं बढ़ा है, तो शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पीछे ही रह जाते हैं। क्यों? यदि सब कुछ साथ साथ चल रहा है तो सब तो बहुत बढ़िया है। फिर आता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, और इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले संपूर्ण अंग मतलब कि एकदम रो रहे हैं, बिल्कुल हाथ पैर पटक करके आंख से आंसू चल रहा है, धड़ धड़ एकदम। जब बच्चा किलकारियां मार करके रोता है ना, तो वो स्थिति को देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले हम अपने पूरे संपूर्ण अंग का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में एक एक अंग, फिर बाद में रो रहे हैं, केवल चिल्ला रहे हैं, मुंह से आवाज निकल रही है और आंख से आंसू बह रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि केवल आंख से बस आंसू निकल रहे हैं और मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो बस यही बताया गया कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। फिर क्या है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चिंताओं को इकट्ठा रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। यदि हम बात करें, पहले बच्चा पूरे अंग प्रत्यंग का प्रयोग करके बच्चा रो रहा है, धीरे धीरे पता चला कि जब रोया, ये कोई बताने नहीं आता, अल्टीमेटली हमें सब पता चलता रहता है ना कि रोना है, तो अब फिर बच्चा उसके बाद में मुंह से आवाज निकाल ऐसे करके, इस तरीके से बच्चा फिर रोना स्टार्ट कर दिया है ना। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, बच्चा केवल आंख से आंसू निकल रहा है। तो ये वहीं पे बताया गया है, ये सभी भाग में फिर वो एकीकरण करना भी जान जाता है। यानी कि रोना है तो आंख रो रही है, आपकी आंख रो रही है, लेकिन दुखी तो आप हो ना। आंख रो रही, बोले आंख रो रही है, मैं नहीं रो रहा, मेरी आंख रो रही है। अरे भैया, एकीकरण यदि करना है तो यानी कि आप दुखी हो, इसीलिए तो तुम्हारी आंख से आंसू बह रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो मतलब बच्चे को फिर ये ज्ञान हो गया कि केवल आंख नहीं रो रही है, मैं दुखी हूँ, इसलिए वो आंसू निकल रहा है। समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि अरे मैंने तो कुछ अपशब्द कहे ही नहीं, इस जीभ ने कह दिए अपशब्द। अरे ये जीभ है कौन? ये कहाँ पे है? आपके मुख में ही है ना, आपके मुख से ही तो निकली है। तो और कोई है क्या? जीभ तो अंदर चली गई, लेकिन थप्पड़ किसको पड़ा? गाल को पड़ा ना थप्पड़। तो एकीकरण हो गया ना पूरे अंग प्रत्यंग का। गाली या फिर गलत शब्द तो जीभ ने दे दिया, लेकिन थप्पड़ तो पीठ को, यदि हम बात करें कि लकड़ी से मारने की बात हुई, चाहे हम थप्पड़ की बात करें, चाहे किसी भी चीज, तो बाकी दूसरे अंगों को मार पड़ रही है, तब आप बोलो ना कि जीभ निकाल करके बाहर दो, हम जीभ को मारेंगे। तो ऐसा नहीं होता। पहले बच्चे को पता है कि पहले उसको पूरे शरीर के साथ एकदम किलकारियां मार करके वो रो रहा है, धीरे धीरे आंख से आंसू निकल रहा है, मुंह से आवाज निकल रही, फिर आंख रो रहा है, मेरा आंख रो रहा है, लेकिन दुखी तो आप हो। ठीक है, ये होता है यहाँ पे, इसके मतलब को समझना आप लोग। ठीक, फिर क्या है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए वो विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चिंताओं को इकट्ठा रूप में प्रयोग में लाना सीखता है कि जो विशेष प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले क्या करेगा? पहले वो हाथ को चला रहा है, हाथ को ऐसे ऐसे पटक रहा है ना, फिर उसके धीरे धीरे उसके फिंगर्स चलने लगते हैं छोटे बच्चे के। लेकिन फिर बाद में होता क्या है कि हाथ एवं उंगलियों को वो साथ में चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, पहले जैसे कि बच्चा है तो बच्चे को पहले बॉटल पकड़ना आता नहीं है, आपको पकड़ के उसको पिलाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपने से बॉटल को पकड़ने लगता है, बॉटल को पकड़ के फिर वो अपने मुंह में लगाने लगता है, तो उसको दूध पीना आ जाता है। तो बस यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर विकास के भविष्य का सिद्धांत, तो ये क्या होता है?
तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये विकास की भविष्यवाणी किया जाना मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या बताया गया है, एक बालक की वृद्धि और विकास की गति क्या है, किस गति से उसकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब आकार परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में परिवर्तन हो रहे हैं। विकास हो रहा है यानी कि गुणात्मक परिवर्तन कैसे है, बुद्धि का विकास हुआ, हाँ हुआ। क्या इसमें कुछ संवेदना है, हाँ है, तो इसे हम बोलेंगे विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, फिर क्या, जैसे एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक एक्स किरण से लिया जाने वाला चित्र बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, और इस प्रकार इस तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि हम मान करके चल रहे हैं कि एक्सरे हुआ किसी का, एक्सरे में पता चला कि अच्छा ये वाली दिक्कत है, यानी कि आगे तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं, अभी तो ये दिक्कत चलो छोटी है लेकिन आगे जाकर के ये और भी बड़ा हो जाएगा, ये दिक्कत और भी बड़ी हो जाएगी। अब हम मानसिक स्थिति की बात करें, मानसिक योग्यता की बात करें, तो बच्चा जो है अभी चीजें अभी हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे को चाहे जितना भी समझा लो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोला क्या जाता है कि दिक्कत इसके साथ ना कुछ ना मेंटल हेल्थ इशू है, मेंटल इशू है, इसको हमें दिखवाना पड़ेगा, इसकी हमें जांच करवानी पड़ेगी, तब जा करके मेंटल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के बढ़ सकते हैं, यानी कि हम पहले से अनुमान लगा लिए हैं कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है, विकास के भविष्य का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास कैसे होने वाला है, वृद्धि कैसे होने वाली, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिर विकास की दिशा का सिद्धांत, तो ये क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, तो विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। निश्चित दिशा में आगे बढ़ती मतलब कि विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण अन्य कारकों से प्रभावित होती है, हेरिडिटरी और एनवायरमेंट से प्रभावित होती है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण अन्य कारकों से प्रभावित होती है, और इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद फिर टांगों, और इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। पहले बच्चा क्या सीख रहा है, तो अपने सिर और भुजाओं की गति का नियंत्रण करना सीखता है। मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चा पहले क्या करेगा, जैसे कि आप आवाज देंगे, बच्चा लेट आए तो मुंडी, अभी उसका शरीर नहीं हिल रहा है लेकिन वो मुंडी हिलाता है। जो एकदम छोटे से नवजात शिशुओं को आप देखना तो आपको पता चलेगा, है ना। अब वो मुंडी हिला कर देख रहे हैं, आप आवाज दीजिए, उसको भान हो रहा है कि उसी का नाम है हाल, ठीक है, और आप उसी को आवाज दे रहे, ऐसे मुंडी हिलाएगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो करवटें लेना प्रारंभ कर देता है। करवटों के बाद में उसके हाथों की, यदि आप देखिए बच्चा लेटा हुआ है, आप उसको दूध की बोतल पकड़ाओ, अभी नहीं पकड़ पा रहा है, फिर धीरे धीरे होता क्या है कि वो दूध की बोतल पकड़ने लग जाता है, यानी कि भुजाओं की गति पर उसका नियंत्रण होने लगता है, सिर का हुआ। फिर उसके बाद टांगों पर उसका नियंत्रण होना प्रारंभ हो, और इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती है, और फिर उसके बाद वो बिना सहारे के बच्चा खड़ा हो सकता है। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि बालक का विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है। किस प्रकार होता है, तो वर्तुलाकार, लंबवत नहीं होता है बच्चे का विकास, बल्कि वो वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, तो वर्तुलाकार विकास होता है, लंबवत विकास नहीं होता है बच्चे का। ठीक है, फिर हम यदि बात करें कि वह एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, कि एक ही गति, क्यों, हमने देखा कि गति तो परिवर्तित होती रहती, विकास की गति तो परिवर्तित होती है, हमेशा एक जैसी नहीं चलती। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास की परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। वो कैसे आगे बढ़ता है, तो वर्तुलाकार आकृति से वह आगे बढ़ता है। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है ना। फिर क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या चीज में यूनिफॉर्म पैटर्न है, तो इस सिद्धांत के अनुसार चाहे
चाहे बालक हो या कोई भी वस्तु, जाति, कोई भी वस्तु, चाहे बालक, चाहे कोई सी भी जाति, मतलब कि चाहे वो मनुष्य जाति हो या फिर वस्तु हो का हो, उसके विकास में एक समान प्रतिमान देखने को मिलता है, अर्थात वे अपनी ही जाति के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ना, जैसे कि बहुत सारे कुल में क्या होता है, कुल की यदि हम बात करें या फिर हम बात करें कि एक पूरा ग्रुप ही ऐसा होता है कि जहाँ पे यदि व्यक्ति ना छोटा है, हाइट में छोटा है ना, तो वहाँ के ना हर कोई एकदम छोटा ही छोटा है, तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, बोलते हैं ये ना हमारा वंशानुगत है, ये हम लोग ना ऐसे ही होते हैं, यानी कि वो यूनिफॉर्म पैटर्न हो रहा है। जो विकास का जो प्रतिमान है वो क्या है, एक समान है, एक जो पैटर्न है उनका वो एक समान है, ठीक है। इस वजह से यदि हम देखें, किसी की बोलते हैं ना, अरे वाह तुम्हारी हाइट बड़ी अच्छी है, लगता है तुम अपने पापा पर गए हो, बहुत लोग बोलते हैं ना, लगता है तुम अपने पापा पर गए हो, लगता है तुम अपनी मम्मी पर गए हो, तुम्हारी मम्मी की हाइट बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हारी भी हाइट बहुत अच्छी है। तो यही है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो प्रतिमान होते हैं वो समान प्रतिमान से आगे बढ़, समान प्रतिमान का सिद्धांत हमारा यही बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। और हरलॉक के अनुसार इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है, चाहे वो कोई सी भी जाति हो, मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो। तो मनुष्य जाति में पहले किसका विकास हो रहा है, तो उसी के अनुसार विकास होगा, सिर से विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया, चाहे वो पशु जाति हो या अब कोई मानव को तो आप नहीं देख लोगे ना, अरे इसके 4 देख रहे हैं, हाँ हम तो देख रहे हैं, इसके 4 हाथ हो गए, तो 4 हाथ तो आप नहीं देख रहे हो। आप बोलोगे इसके ना 4 पैर हो गए, तो नहीं देख रहे हो, आप तो 2 ही पैर देख रहे हो, तो 2 ही हाथ देख रहे हो, है ना। तो सब क्या है, सब अपनी अपनी जाति के अनुरूप ही सबका विकास होता है, ऐसा कौन बोल रहा है, हरलॉक। तो रिलेट कैसे करोगे, हर लोग क्या है, हर लोग, हर लोग मतलब कि सभी लोग, सभी लोग का क्या होता है, सभी लोग का अपना अपना वो अपनी जाति के अनुरूप उनका विकास हुआ, हर लोग का, हर, यहाँ पे मैं आपको केवल रिलेट करना सिखा रही हूँ, छोटी सी ट्रिक है, यदि फॉलो हो जाती तो अच्छी बात है। हर लॉक का क्या कहना है कि सभी जाति चाहे वो मानव जाति हो चाहे वो पशु जाति हो, तो उनका अपनी जाति के अनुसार ही विकास होता है। तो हर लोग मतलब उनका विकास कैसे होता है, तो अनुरूप, अपनी जाति के अनुरूप हो रहा है हर लोग का विकास। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो बताया गया वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है, तो बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। क्या माना जाए, वंशानुक्रम यानी कि जो हमारे परिवार में, खानदान बोलते हैं ना, खानदानी है, ये वाले गुण ना हमारे खानदानी ही आए हैं। तो गुण ये हमारे, चाहे वो गुण हो चाहे वो आकृति आकार की बात करें, तो खानदानी यानी कि वंशानुक्रम से मिला है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जहाँ जैसा देश तो वैसा भेष हो गया, यानी कि वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। वातावरण कैसे प्रभावित करता है, आप चले जाइए, हम यदि विदेश में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें इंग्लिश नहीं आती है, अभी हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब आप वहाँ पे रहने लगोगे तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश, लेकिन धीरे धीरे आप स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश बोलना। अब जब धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो किसका प्रभाव वहाँ पे पड़ा है, तो हमें वातावरण का प्रभाव वहाँ पे पड़ा है, और उसके अनुसार हम जो है हमारा, चाहे हम मात्रात्मक दृष्टि से देखें चाहे हम गुणात्मक दृष्टि से देखें, तो दोनों ही प्रकार से हमारा वृद्धि एवं विकास हो रहा है। फिर दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, यानी कि वंशानुक्रम क्या है, तो आधार का कार्य करता है, यानी कि वंशानुक्रम विकास होता है, विकास एवं वृद्धि हो रही है। वह वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है, ठीक है। यानी कि वातावरण की किस तरीके से विकास करना है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है
देखिए मेरा ये मानना है, यदि आपने चीजों को समझ रखा है ना, तो एग्जामिनर अब चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न करते हैं तो आप लोग ना बना लेंगे। और यदि आप यदि नहीं समझे रहोगे ना, तो हम घूम जाएंगे, ऐसा लगेगा कि हमने ये चीज को पढ़ा नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में एटलीस्ट आ जाए, ठीक। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। किन दोनों को? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की। और इस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। जो विकास हो रहा है वो वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया यानी कि इनके इंटरैक्शन से हो रहा है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरैक्शन से ये ग्रोथ होता है। ग्रोथ और वी कैन से ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट की यहाँ पे बात बताई जा रही है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए। कुछ प्रिंसिपल्स मतलब कि हमने बाल विकास के सिद्धांत जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है ना। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।